हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। साइटोलॉजी का हम अभी तक जो है 3 पार्ट कर चुके हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे जो साइटोलॉजी का प्लेलिस्ट है उस पर जाके वो 3 वीडियोस देख सकते हैं। ये उसका चौथा पार्ट है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 45 तक जो है वो सारी चीज़ें सॉल्व करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन माइटोटिक मेटाफेज इज इक्वल टू। कह रहा है जो अमाउंट होता है डीएनए का, देखिए अमाउंट और नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दो ही चीज़ पूछता है आपसे एग्जाम में। एक तो डीएनए कितना है, तो डीएनए मीन्स वो क्रोमोसोम पूछ रहा है। ये क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कभी बदलता नहीं है। अमाउंट जो है वो बदलता है, क्रोमोसोम का नंबर भी बदलता है मियोसिस में। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा तो बताऊँगा। तो यहाँ पे लेकिन अमाउंट पूछा है, अमाउंट बदलता है ज़्यादा। ठीक, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन माइटोटिक मेटाफेज कह रहा है माइटोटिक मतलब माइटोसिस में के मेटाफेज में वो कितना होता है। देखिए यहाँ पे आया 1C 2C 4C और 8C। अब बहुत सारे लोग जो है ये C का मतलब नहीं समझते। ठीक, तो अमाउंट जो होता है डीएनए का वो चेंज होता रहता है, जो भी ये इवेंट्स होते हैं सेल साइकिल के उसमें। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, डीएनए सिंथेसिस होता है, फिर माइटोसिस या मियोसिस होता है। यहाँ पे जो C है ये रिप्रेजेंट करता है डीएनए कंटेंट को। C इज इक्वल टू डीएनए कंटेंट इन अ सेल, और N जो रिप्रेजेंट करता है ये क्रोमोसोम के सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे N क्या है आपको पता है, हैप्लॉइड है, 2N डिप्लॉइड है। ऐसे ही जो N का हम यूज करते हैं ये कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए यूज करते हैं, और जो C हम यूज करते हैं कि डीएनए का कंटेंट बताने के लिए। जैसे गैमीट है, वहां पे क्या होता है, गैमीट में जो डीएनए का कंटेंट है वो 1C होता है। ठीक है, 1C। और ऐसे ही क्रोमोसोम का कितना होता है कंप्लीट सेट, वो 1N होता है। 1C 1N। देखिए अमाउंट और ये क्रोमोसोम का सेट ये अलग अलग चीजें हैं। अमाउंट 1C रहता है, और हैप्लॉइड जो है आपका नंबर, जैसे गैमीट्स हो गए, उसमें क्रोमोसोम 1N होता है, या जिसे आप बेसिकली N ही बोलते हैं। तो गैमीट्स में क्या होता है 1C और N। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड सेट होता है, तो वहां पे अब 2C हो गया। लेकिन डिप्लॉइड मतलब डीएनए का 2 सेट आ गया, तो वहां पे अब 2N हो गया। और ऐसे ही डीएनए कितना हो गया का वो है अमाउंट डबल हो गया 2C। अब जब रिप्लिकेशन होता है, देखिए यहीं पे कहानी आपकी बदलती है, लेकिन रिप्लिकेशन पे डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। मतलब जो 2C था वो 4C हो गया। ठीक, क्योंकि डिप्लॉइड थे, डिप्लॉइड का जब आपने रिप्लिकेशन करा तो डीएनए का कंटेंट 4C हो गया। लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम जो पहले ऐसा था, वो अब जो आप एक्स का देखते हैं एक्स टाइप का, लेकिन वो क्या है, वो तो क्रोमोसोम एक ही है ना। ऐसा तो है ना कोई नया जीन वाला क्रोमोसोम आ गया उसमें। इसीलिए हम क्रोमोसोम को क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, केवल ये बताते हैं हाँ ये 4C तो हो गया। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, तो वो डिप्लॉइड ही रहता है, मतलब 2N ही रहता है। तो इसीलिए इसका आप एकदम से क्लियर कर लीजिए। गैमीट है तो 1C 1N, डिप्लॉइड ही सेट हो गया तो 2C 2N। लेकिन जब रिप्लिकेशन होता है तब 2N ही रहता है, लेकिन डीएनए का कंटेंट क्या होता है 2C हो जाता है। और आपको सेल साइकिल पता है, G1 रहता है, G1 में तो नॉर्मल रहेगा 2N 2C। फिर आप एस फेज में आएंगे, सिंथेसिस फेज, जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है 2N 4C। G2 में भी यही रहेगा 2N 4C। जब माइटोसिस में जाता है उसमें मेटाफेज तक ये सब सारी चीजें रहती है 2N 2C। लेकिन मेटाफेज के जस्ट बाद अब क्या हो जाता है 2N तो रहता है, मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, लेकिन डीएनए का कंटेंट फिर से 2C हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें होती है। तो इसीलिए पूछा है अमाउंट माइटोटिक मेटाफेज में कितना होता है, तो 4C ही रहेगा, क्योंकि रिप्लिकेशन के बाद तक मेटाफेज तक तो अलग नहीं होता ना, जो कॉपी मटेरियल रहता है आपका वो उतना ही रहता है मेटाफेज तक। तो इसलिए 4C ही होगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ड्यूरिंग सेल साइकिल टेक्स प्लेस इन। आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत कब पड़ती है, डीएनए जो होता है अगर डीकंडेंस फॉर्म में रहे तो काफी जगह लेता है, 3 मीटर का लेंथ का होता है डीएनए, तब
इतनी सारी कहानी अगर आपको ऐसे ही माइटोसिस वगैरह कराना हो खुले में डीएनए का तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो क्या करता है सेल, अपने क्रोमोसोम को काफी ज्यादा कंडेंस कर लेता है जिससे उसको सेपरेशन में आसानी हो। तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन का यूज होता है। डीएनए का स्ट्रैंड होता है, हिस्टोन प्रोटीन उस पे आके लगता है, पहले न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर सोलेनॉइड बनता है, फिर क्रोमैटिन फाइबर बनता है, लास्टली आपका क्रोमोसोम बन जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन का यूज वही है। तो यही पूछा है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ये सेल साइकिल के किस फेज में होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज या प्रो फेज। तो ये भी याद रखिए कि जिस फेज में आपका डीएनए रिप्लिकेशन होता है उसी फेज में आपका हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन कब सिंथेसिस होगा आपका? S फेज में ही। सो S फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीएनए सिंथेसिस and it was discovered that histone proteins are also synthesized during this phase। अब जो कोर आपका हिस्टोन होता है वो कोर हिस्टोन का मतलब जो कोर में रहते हैं, एक कोर में होते हैं 4, ठीक, और H1 जैसे बाहर होता है। जो कोर होते हैं उनका सिंथेसिस S फेज में ही होता है। अब लेकिन उसमें से भी जो H2A और H2B है इनका सिंथेसिस जो है G2 तक जो है कंटिन्यू रहता है। मतलब ये G2 तक S से स्टार्ट होके G2 में भी ये इनका सिंथेसिस कंटिन्यू रहता है। लेकिन जो H4 S3 वाले हैं ये पूरा का पूरा S फेज में स्टार्ट होते हैं और S फेज तक ही इनका जो वो रहता है सिंथेसिस ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए फिर से क्वेश्चन, इस पे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं इसलिए ये आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है। फिर से आ गया वही क्वेश्चन जैसा पहले वाला था। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल एट प्रोफेज सेकेंड स्टेज वुड बी। डीएनए में जो अमाउंट होगा पूछ रहा है किसी सेल में प्रोफेज सेकेंड स्टेज में कितना होगा। प्रोफेज सेकेंड मतलब क्या हो गया आपका, कहाँ पे आपने पढ़ा है? मियोसिस में पढ़ा है ना। मियोसिस के स्टेजेस हैं। माइटोसिस में तो क्या होता है, G1 फेज होता है। जैसे मैं आपको यहाँ टेबल बताता हूँ, देखिए इधर माइटोसिस स्टेजेस लिखे हैं, अब मैंने नंबर भी लिख लिया है किस फेज में क्या क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर इधर मियोटिक फेजेस है। देखिए माइटोसिस में क्या होता है, G1 होता है, मैंने आपसे बोला 2N 2C। S फेज में 2N ही रहेगा पर रिप्लिकेशन की वजह से 4C हो जाएगा। अब G2 में जब सेल जाएगा तो 2N 4C ही रहेगा। फिर देखिए माइटोसिस चल रहा है, माइटोसिस के प्रोफेज में जाएगा 2N 4C, मेटाफेज में जाएगा 2N 4C। जब एना फेज में जाता है तब वो सेपरेट होते हैं, तब यहाँ पे फिर से 2N 2C हो जाता है। टीलोफेज में भी वही रहेगा, रिजल्टिंग सेल भी, क्योंकि माइटोसिस तो सेम है ना, इक्वल। ऐसा तो है ना कि गैमीट क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, इसमें तो वही रहता है। तो इसको माइटोसिस में केवल यही सिंथेसिस से लेके मेटाफेज तक, मतलब एस फेज से लेके मेटाफेज तक 4C का रहता है। उसके बाद फिर से क्रोमोसोम अलग होने की वजह से वो 2N 2C सेट हो जाता है। वही अगर हम मियोटिक स्टेज देखें, मियोटिक स्टेज में तो वही कहानी रहेगी। G1 में सेम, S में रेप्लिकेशन होने के बाद 4C, G2 में भी 4C रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी लंबा है, यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट होता है, ये सारी पहले फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है। अब यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में 2N 4C रहेगा, मेटाफेज में 2N 4C रहेगा। मेटाफेज तक ये कहानी रहती है 2N 4C। लेकिन आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो रिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो कॉपीड वाले हैं सिस्टर क्रोमैटिड वो अलग नहीं होंगे। इसीलिए आप देखेंगे जो एनाफेज फर्स्ट है वहां पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, 1N हो जाएगा। अब उसके साथ साथ ये भी 2C हो जाएगा। अब टीलोफेज में 1N 2C, रिजल्टिंग सेल जो बनेंगे दो वो 1N 2C। और फिर उसमें जब मियोसिस सेकेंड होने लगेगा तो प्रोफेज सेकेंड आएगा। यहाँ पे सेट रहा है, मेटाफेज तक वही कहानी सेम रहेगी। लेकिन एनाफेज में जाते ही फिर से डीएनए का मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे तब 1N और 1C सेट हो जाएगा। और जो आपके गैमीट्स बनेंगे उनमें मैंने आपसे अभी एक्सप्लेनेशन में बताया था, उसमें 1N और 1C ही रहता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो सेल है मियोटिक में प्रोफेज सेकेंड स्टेज में कितना होगा। प्रोफेज सेकेंड आप देखेंगे, ये देखिए 1N और 2C है। दैट मीन्स क्या हो गया, डीएनए का अमाउंट पूछा है। तो पेरेंट सेल में कितना था, ये देखिए पेरेंट सेल यहाँ G1 वाला समझ लीजिए, पेरेंट सेल है 2N 2C। और डीएनए का अमाउंट पूछा है ना कि क्रोमोसोम का नंबर। तो 2C से कितना हो गया इधर प्रोफेज सेकेंड में, प्रोफेज सेकेंड में 2C ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ 2C ही रहेगा। तो द अमाउंट ऑफ डीएनए अमाउंट ही पूछा है यहाँ पे, और ये होगा आपका प्रोफेज सेकेंड में 2C और 2C, प्रोफेज सेकेंड
यहाँ पे 2C ही रहेगा, तो मतलब इक्वल टू द पेरेंट सेल यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाफ द पेरेंट सेल लिख दिया है, पर क्या होगा, इक्वल टू द पेरेंट सेल। डीएनए का अमाउंट पूछा है यहाँ पे, ठीक, क्रोमोसोम का नंबर नहीं पूछा, तो सी करेक्ट होगा। इसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, सी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन द डीएनए कंटेंट इज डबल। कह रहा है इसमें से कौन सा फेज है जहाँ पे डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। कंटेंट फिर आ गया एक बार से, ठीक है, आपको ये याद रखना है कंटेंट क्या है, मतलब सी की बात हो रही है, ना कि एन की बात हो रही है। एन क्रोमोसोम का नंबर हो गया। तो देखिए प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज और टीलोफेज है। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये तो एम फेज जो होता है, डिवीजन फेज, उसकी बात हो गई। यहाँ तो केवल डिवीजन होता है। ये जो इंटरफेज में आप ये G1, S, G2 ये इंटरफेज में आते हैं, और इसके इंटरफेज में S जो फेज होता है उसमें डीएनए का कंटेंट डबल होता है रिप्लिकेशन के बाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। सेल साइकिल का आपको सीक्वेंस बताना है। तो मैंने आपसे बोला सेल साइकिल, देखिए हमें पहले इनिशियल क्लासेस में क्या पढ़ाया जाता था, डायरेक्ट माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा दिया जाता था। हमें ये नहीं समझ में आता था कैसे डीएनए डबल क्या है, क्या हो रहा है, कहानी कुछ समझ में नहीं आती थी। तो पहले हमें जब सेल साइकिल सीधे पढ़ाई गई तो हमें सारा चीज़ समझ में आया कि हाँ भाई G1 होता है, फिर ग्रोथ 1 फेज, फिर S फेज आ गया जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तब वो G2 फेज में जाता है, और जो वही रेप्लिकेटेड डीएनए है उसी का डिवीजन होता है। तो पूरा माइटोसिस मियोसिस जब सेल साइकिल के साथ पढ़े तब हमें सारी चीजें समझ में आई। तो वही इसका सीक्वेंस पूछा है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है आपका, G1 के बाद S, फिर G2, फिर M। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। एनेस्ट्रल माइटोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। एनेस्ट्रल माइटोसिस एक्चुअली किसका कैरेक्टरिस्टिक, देखिए एनेस्ट्रल का केवल यही मतलब है कि जिस मायोसिस में जो आपके ये हैं स्पिंडल फाइबर जो है वो तो निकले, पर वहां पे सेंट्रियोल ना हो, तो उसको एनेस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। और प्लांट सेल में आपको पता है कि सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, फिर भी उसमें क्या होता है, जो एस्ट्रल रेज होते हैं वो बनते हैं, जो क्रोमोसोम को काइनेटोकोर पे जाके लगते हैं, तो वो बनता तो है, पर यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होगा, और ऐसे माइटोसिस को हम एनेस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। तो हायर प्लांट्स में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, मियोसिस में क्या होता है, 1 division of nucleus and 1 division of chromosome, 2 division of nucleus and 1 division of chromosome, 1 division of nucleus and 2 division of chromosome, और 2 division of nucleus and 2 division of chromosome। मियोसिस क्या है, माइटोसिस में आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम का डिवीजन है वो केवल एक बार होता है, ठीक है। डिवीजन एक बार होने से ये मतलब है कि देखिए जो क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड जो एक दूसरे से जहाँ पे जुड़े होते हैं उसका डिवीजन आप एक डिवीजन समझिए। जो सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि जब आप मियोसिस फर्स्ट देखते हैं जो कि आपका रिडक्शनल डिवीजन है, वहाँ क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, तो वहाँ पे क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता, क्रोमोसोम टूटते नहीं उधर, आपके ब्रेक नहीं होते, बस केवल आधा इधर आधा उधर चला जाता है, ठीक। एक्चुअल में जो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड से ब्रेक होते हैं वो मियोसिस सेकेंड में होता है। तो मियोसिस में केवल एक बार क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। वहीं अगर न्यूक्लियस की बात कर ले तो न्यूक्लियस का 2 बार डिवीजन होता है, एक मियोसिस फर्स्ट में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर मियोसिस सेकेंड में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो मियोसिस में क्या इन्वॉल्व होता है आपका, 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 53, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसमें हेल्प करता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डबलिंग और क्रोमोसोम अलाइनमेंट। तो आपको पता है कि कंडेंसेशन तो करता नहीं है, ना तो रेप्लिकेशन करता है, ना तो डबलिंग करता है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का वो क्या है कि वो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, तो वही अलाइनमेंट में काम करता है आपका। क्वेश्चन नंबर 54, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बिटवीन। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसके बीच में पाया जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर एज वेल एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और न्यूक्लियोटाइड्स में। तो न्यूक्लियोटाइड्स है नहीं। अब देखेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता कैसे। तो एक क्रोमोसोम हो गया ये, और एक दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जो यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, सिस्टर क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम का जो रिप्लिकेटेड पार्ट रहता है उसको बोलते हैं सिस्टर, और ये नॉन सिस्टर दूसरा वाला। तो ये क्या होगा, जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये रेड वाले के बीच में नहीं बनता, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम से दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है। दैट मीन्स सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बिटवीन
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड है और ये नॉन सिस्टर हो गए। सिस्टर इसको बोलते हैं ब्लू ब्लू के साथ, रेड रेड के साथ, पर ऐसा होता नहीं है। सेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स इनके साथ बनता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज बायोसिंथेटिकली मोस्ट एक्टिव फेज? कह रहा है कि कौन सा सेल साइकिल का कौन सा फेज है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और इंटरफेज। देखिए टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज ये तो डिवीजन वाले फेजेस में आते हैं और इनका आप देखेंगे टाइम बहुत कम लेते हैं। डिवीजन वाला फेज, सेल साइकिल का सबसे लंबा जो फेज होता है वो इंटरफेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे G1 है, S फेज है, G2 फेज है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक, M फेज तो छोटा सा हिस्सा बनाता है। तो और ये बायोसिंथेटिकली मतलब इसमें बहुत सारे, जैसे रेप्लिकेशन हो गया, बहुत सारे प्रोटीन के सिंथेसिस होते हैं, तो ये बायोसिंथेटिकली मोस्ट एक्टिव फेज है आपका इंटरफेज। ओके, तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लेके आएंगे पार्ट नंबर 5 और बाकी के बचे क्वेश्चन का भी हम सोल्यूशन देंगे आपको। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।